पंथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 4 था जिसका टॉपिक था चिंतन, भाषा और स्मृति। अब कुछ मेंबर्स बोल रहे थे ग्रुप में कि ये टॉपिक रीट के सिलेबस में है या नहीं है। तो दोस्तों, भाषा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विकास वाले टॉपिक से और अधिगम वाले टॉपिक से को रिलेटेड है भाषा। तो भाषा पिछली बार और हर बार एक सवाल आता है दोस्तों, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। साथ साथ जो स्मृति टॉपिक है वो भी इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सब में सवाल पूछते हैं स्मृति से रिलेटेड। तो इसको ये 3-4 पेज है दोस्तों आरबीसी बुक्स का, चैप्टर नंबर आई थिंक 7th है और इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड किया है। तो आज लगभग 600 लोगों ने ये टेस्ट दिया था और सबसे बड़ी बात है कि अब ये स्कोर आपका सुधर रहा है और लगभग सब ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। और ये डायग्राम इस तरीके से आता था, लेकिन अब ये डायग्राम काफ़ी चेंज हो गया है। ये इस तरीके से आ रहा है, इस जो आपकी प्रगति को दर्शाता है। आज थोड़ी लिस्ट के बारे में देख लेते हैं किसने टॉप किया है और दोस्तों इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 16 सवाल जो मैंने बनाए थे। अभी ये दोस्तों आपकी लिस्ट है, ये टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हैं। और आप अगर टेस्ट अभी देना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, मतलब जीके सोलंकी सर। जीके सर आखिरकार काफ़ी संघर्ष करते हुए टेस्ट नंबर 4 में टॉप कर गए हैं। और पिछली बार इन्होंने भाटी आश्रम का बड़ा पेपर टॉप किया था, उसके बाद से ये टेलीग्राम से गायब हो गए थे। और अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं। और साइंस मैथ में एक जाना माना नाम हो गए हैं जीके सर। इसके साथ संदीप राणा, पी चौधरी, हमारे एक सम्मानित ग्रुप एडमिन जो काफ़ी समय से अच्छे संघर्ष में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये तीसरे पोजीशन बना ली इन्होंने भी, बहुत ही खुशी की बात है। राधिका बिश्नोई, एक नया नाम देखने को मिला है। प्रियंका अरोड़ा जो कि लगभग टॉप 10 में रहते हैं। यासीन मोहम्मद, यासीन भाई ने पिछली बार भी अच्छा प्रयास किया था, अब की बार भी टॉप 10 में। दिव्या टाक अच्छा प्रदर्शन। अंशिका, सीके सर भी हर बार जो टेलीग्राम में बोर्ड क्यूज होते हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हेमंत बोस, मुकेश, प्रिंस, चाहत मैम एक बार फिर, विकास, अनीता खिलेरी मोटिवेटर दी अब की बार अच्छा प्रदर्शन। अक्षय, पवन शर्मा, रोहित सिंगारिया अब की बार थोड़ा डाउन है, लेकिन दोस्तों 15 नंबर है। नंबर देखिए, अब की बार दूसरे लोगों ने अच्छा किया, बाकी इनकी पोजीशन सेम ही चल रही है। रणजीत सिंह, यूवी, अरुण सर पिछली बार भी टॉप 10 में थे। दिया राम, नेहा, एसके मैम एक बार फिर। अभी कुंतल सर बहुत अच्छी प्रदर्शन, 15 मार्क्स। मनीष कुमार, माही, प्रतीक, एमपी सर, अंकिता टॉप 30। इसके साथ ही आप लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध रहेगी। हम शुरुआत करते हैं सवालों की। सवाल आज दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार देखना। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण है चिंतन का, इसमें 2 प्रकार के चिंतन बताए। एक तो है शैली चिंतन और एक है यथार्थवादी चिंतन। और यथार्थवादी चिंतन में ये 3 तरीके के चिंतन आते हैं। अभिसारी चिंतन, ये बुद्धि से रिलेटेड है दोस्तों, और सृजनात्मक चिंतन जो अपसारी है, और एक आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा शैली चिंतन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसके आरबीसी किताब से पढ़ सकते हैं। यथार्थवादी चिंतन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, अभिसारी, सृजनात्मक और आलोचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसी की किताब के पीछे से ये सवाल दे रखे थे। काल्पनिक विचार और इच्छाओं की, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, काल्पनिक विचार होते हैं। तीसरा सवाल अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। श्याम प्रत्येक वस्तु के उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, ये उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा आलोचनात्मक। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है कि इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु या घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। इस प्रकार का चिंतन आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा एबिंगहास। इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी इसका ये आप पढ़िए कि वैसे तो स्मृति पर बहुत सारे प्रयोग हुए 100 साल पुराना, लेकिन सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन की बात आएगी तो वहाँ हर्बन एबिंगहास आएंगे, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और यहाँ पर 1885 में इन्होंने ये अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्मृति की प्रक्रिया के तत्व में निम्न में से नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्मृति के 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है कूट संकेतन, एनकोडिंग जिसे कहते हैं, एक होता है भंडारण, और एक होता है पुनरुद्धार या पुनर्प्राप्ति। ये उत्पादन नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो होता है कूट संकेतन, एनकोडिंग, और इसके साथ ही संचयन और पुनरुद्धार होता है या पुनर्प्राप्ति जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने कहा। दोस्तों यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है। मेमोरी 3 तरह की होती है, एक तो होती है सेंसर संवेदी, और एक होती है अल्पकालीन, और एक होती है दीर्घकालीन। इस तरीके से 3 मेमोरी होती है, जिसमें ये कार्यकारी स्मृति होती है वो इसके अंतर्गत ही होती है, और ये लगभग 30 सेकेंड तक इसकी समय सीमा होती है। और यहाँ पर सवाल इम्पोर्टेंट बनता है, ये एक बहुतत्व मॉडल यहाँ पर बेडले ने दिया था, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन बनेगा, ये चेतन का वर्क बेंच भी इसको कहते हैं। वर्किंग मेमोरी इज़ द वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब ये चेतन का वर्क बेंच है। जो मैंने अगला क्वेश्चन बनाया था, ये क्या करता है कि जैसे भी कोई भी आता है उसको सूचनाओं को डायरेक्ट ऐसे ग्रहण नहीं करता है, हूबहू ग्रहण करने के बजाय उसका कूट संकेतन किया जाता है, जैसे इस प्रकार का ये उदाहरण दे रखा है। और इसमें ये क्या होता है कि जैसे कि आपके कोई मोबाइल पर कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि ये सब्ज़ी लेके आना है, तो आप सब्ज़ी कॉल रखने के बाद में आप ये पेज लेकर उस पर लिखते हैं कि भाई धनिया कितना लाना है, पुदीना कितना लाना है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि आपको कॉल आया, इसमें अंतराल लगभग उस अंतराल में आपको याद रखने का कार्य कौन करता है, तो ये लगभग कार्यकारी स्मृति ही ये काम करती हैं दोस्तों। और अगर ये 5 मिनट बाद में अगर नहीं लिखे तो वो उसको भूल जाते हैं। तो ये दोस्तों वेडले ने ये वर्क बहुतत्व मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लड़का अच्छा है पवन, इस वाक्य में भाषा की कौन सी इकाई अनुपस्थित है। तो दोस्तों ये इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश पेडागोजी में भी ऐसे ही चलता है, और इंग्लिश में सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। और हिंदी वालों अब की बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। फनीम क्या होता है, मार्फिन क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, और सिमेंटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों फनीम्स क्या होता है, ध्वनिम जिसे कहते हैं या सवनीम कह सकते हैं, या ध्वनिग्राम, ये एक शब्द प्रयोग होता है ध्वनिग्राम। ये दोस्तों सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे इसको लिखते हैं क ख, ये ध्वनिम है दोस्तों। अब अर्थ के आधार पर जब बात आएगी तो वो इसको रूपग्राम या रूपीम कहते हैं, जिसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए शब्द के रूप में। जैसे में क म ल या कमल या कम, ये सब दोस्तों क्या होगी, रूपीम, जिसे मार्फिन कहते हैं, मार्फिन इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, ये और ये वाक्य विन्यास क्या होता है, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। वाक्य विन्यास में क्या होता है कि भाई ग्रामर की दृष्टि से वो सही होना चाहिए, और अर्थ विज्ञान जिसे सिमेंटिक्स कहते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ तो निकल रहे हैं, आप इसका अर्थ पकड़ रहे हैं कि लड़का अच्छा है पवन, लेकिन ये क्या है, वाक्य विन्यास नहीं है, सिंटैक्स यहाँ पर नहीं है दोस्तों। सिंटैक्स नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसको वाक्य का अर्थ निकल रहा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कर्ता पहले आना चाहिए, उसके बाद में कर्म, और वो गायब है, तो यहाँ पर वाक्य विन्यास इसका राइट ऑप्शन होगा, इसकी कमी है। तो आपको ये चारों के चारों आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जैसे कि बात ये अच्छी तरीके से इसने एक पेज में पूरा का पूरा दे रखा है। ध्वनिग्राम क्या होता है, फनीम जिसे कहते हैं, रूपग्राम क्या होता है, मॉर्फिन, और वाक्य विन्यास मतलब सिंटैक्स, और ये सिमेंटिक्स, ये चारों के चारों आपको याद करने हैं। इसके साथ मैंने अगला उदाहरण दिया कि सुंदर बरगद का पेड़ जयपुर में अच्छा लिखता है। अब ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही लिखा है कि ये विशेषण, उसके बाद में कर्ता, ये सब कुछ एक्यूरेट व्याकरण की दृष्टि से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, सुंदर बरगद का पेड़ जयपुर में अर्थ अच्छा लिखता है। तो यहाँ पर वाक्य विन्यास तो सही है, लेकिन यहाँ पर अर्थ विज्ञान नहीं है। अर्थ विज्ञान मतलब सिमेंटिक्स की अनुपस्थिति है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसके अनुसार विचार भाषा से पहले आते हैं। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि आप चाहे तो लेट्स लर्न पर जो हिमांशी मैम के वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर इस आरबीसी किताब से पढ़ के जाए, लेकिन इनके चारों के चारों आपको जो भाषा के सिद्धांत दे रखे हैं लगभग आधे घंटा लगेगा दोस्तों, लेकिन ये सब समझ में आ जाएगा कि चौमस्की कहते हैं कि जन्मजात क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड्स के साथ पैदा होते हैं। अब स्किनर कहते हैं अनुकरण से सीखते हैं। अब इनके विचार अलग है। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार है वो जो चिंतन है वो भाषा से पहले आते हैं और भाषा विकास में सहायक होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मत है कि चिंतन मात्रा भाषा का निर्धारण नहीं करती वरन इससे पहले उपस्थित रहता है। मतलब क्या होगा, चिंतन और विचार भाषा से पहले ही हो जाते हैं, भाषा सीखने से पहले ही चिंतन और विचार होते हैं और ये भाषा विकास में सहायक होते हैं। तो वाइगॉस के इसका उल्टा कहते हैं दोस्तों। तो आप इन चारों के चारों जो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत है ज़रूर एक बार देख कर जाना। किस स्मृति को चेतन का वर्क बेंच कहते हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये कार्यकारी स्मृति है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असत्य छांटना था। ये लगभग दोस्तों 99% लोगों ने गलत किया था। अब इसमें क्या है, जो पढ़ करने जाएगा इस स्मृति के बारे में वो हमेशा ये गलत करेगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, पहला है कि स्मृति एक आंतरिक शक्ति है, ये स्मृति का नकारात्मक रूप है और ये स्मृति का उतना ही महत्व है जितना स्मृति का। तो ये बात तो सही है। अगर सारी की सारी चीज़ें हम नहीं भूलें तो फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ चीज़ें भूलना भी ज़रूरी है, इसलिए विस्मृति का उतना ही महत्व है जितना कि स्मृति का। और स्मृति का नेगेटिव पक्ष है, बिल्कुल सही बात है। स्मृति का मतलब है कुछ याद करना और इसका उल्टा हो गया भूलना। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ो, ये स्मृति एक आंतरिक शक्ति है। इस पर मतलब सबको यही लगता है कि आंतरिक शक्ति है, लेकिन ये पढ़िए आप आंतरिक शक्ति क्या लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचना और मस्तिष्क में संचित करने की क्षमता से होता है जिसका संबंध व्यक्ति दैनिक क्रियाकलापों पर। अब यहाँ से व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक जीवन में अक्सर ये कहते रहते हैं कि याददाश्त या स्मृति अच्छी है। कहते हैं ना कि इसकी मेमोरी अच्छी है, इसकी मेमोरी शार्प है। अब साथ ही साथ ये आगे पढ़िए, अथवा कमज़ोर पड़ गई है। ऐसे दैनिक कथनों से प्रतीत होता है कि स्मरण कोई आंतरिक शक्ति है। और वो कुछ ये हम पुष्पा ऐसे टॉनिक भी आते हैं कि वो पीने से क्या होगी, स्मृति आपकी तेज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आंतरिक शक्तियाँ जो कम या अधिक होती रहती हैं, परंतु ऐसा मानना गलत है। स्मरण कोई आंतरिक शक्ति नहीं है वरन दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, संवेदना और चिंतन की तरह ही एक मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंतरिक शक्ति नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि निगमनात्मक चिंतन किसे कहते हैं। तो ये अपसारी चिंतन को कहते हैं और आगमनात्मक चिंतन ये अभिसारी को कहते हैं, निगमनात्मक, और अपसारी को क्या कहेंगे, आगमनात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आप ये पढ़ सकते हैं, यथार्थवादी चिंतन ये अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन को इसने क्या कहा है, निगमनात्मक चिंतन, और सृजनात्मक को क्या कहा, आगमनात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और गलत होगा क्योंकि इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये उदाहरण ले लिया और ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की तर्कना हो रही है। सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है और मोहन मरणशील है। तो अब यहाँ पर ये निगमनात्मक होगा। कैसे है कि ये पहले रूल दे दिया, अब रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या दे रहे हैं, रूल दे रहे हैं, तो निगमनात्मक होगा। यहाँ पर आगमनात्मक क्या होता है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ जानकारी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर निगमनात्मक होगा। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं निगमनात्मक तर्क व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार की तर्कों मानव और पशु दोनों के द्वारा की जाती है। ये उदाहरण अब आलोचनात्मक और ये दो आप पढ़ लेना दोस्तों। आलोचना चार तरह की तर्कना यहाँ पर बताई गई है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था, लेकिन ये सादृश्यता तर्कना क्या होती है। इसमें क्या होता है कि
इस प्रकार के उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। कैसे कि भाई एक सवाल दिया है, ये सवाल आप याद रखना कि रानी लक्ष्मी बाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। तो ये दोनों के बीच में तुलना करनी है, सादृश्यता। तो ये इस प्रकार का तर्कना इस समस्या के समाधान के लिए छात्र ये सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी और ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मन के खिलाफ समझा। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। अब इस तरह के चिंतन को क्या कहेंगे, सादृश्यवाची तर्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बतानी थी, जिसमें 1 नंबर पर स्मृति, 2 नंबर पर चिंतन और 3 नंबर पर समस्या समाधान। तो ये दोस्तों तीनों की तीनों संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यूनिवर्सल ग्रामर, जब भी यूनिवर्सल ग्रामर आ जाए या LAD लैंग्वेज भाषा अर्जन जो यंत्र है, ये दोनों चौमस्की कहते हैं दोस्तों, चौमस्की यहाँ पर राइट होगा। इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। ये चॉम्स्की के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्किनर के भी बारे में अच्छा दे रखा है, मतलब भाषा उत्पत्ति के इतने सारे के सारे सिद्धांत दिए। ये लास्ट क्वेश्चन और है, ये RBC की किताब का ही है। इसमें पर हमेशा दोस्तों हमेशा कौन शामिल नहीं होता, तो भाषा हमेशा शामिल नहीं होती, भाषा के बिना भी हम चिंतन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। हम कंप्लीट RBC किताब करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 2 टेस्ट और बचे हैं। RBC 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में 12th क्लास में केवल और केवल हमारे लिए एक चैप्टर महत्वपूर्ण है, यूनिट नंबर 1 जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व और बुद्धि। इसके साथ RBC किताबें कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए अगर आप टेस्ट देखकर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल उसमें से निकाल कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।